bonding in coordination compounds. ठीक है, जैसे नॉर्मल कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती थी हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है क्लास 11th में, वीबीटी थ्योरी, एमओटी थ्योरी, है ना, वेस्पर थ्योरी, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, हाइब्रिडाइजेशन, ये 4 टॉपिक याद है आप लोग को? पहले वेस्पर थ्योरी पढ़ते थे, फिर वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी, है ना। तो ये चारों थ्योरी से हम ये समझते थे कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बन रही है। जैसे वीबीटी में हम पढ़ते थे कि पार्शियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब ओवरलैप होगा अगर आपके ऑर्बिटल्स पार्शियल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, कि H2 क्यों होता है और He2 क्यों नहीं होता। इसका रीजन हमने वीबीटी से ही पढ़ा है कि हाइड्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे ओवरलैप विद ईच अदर, दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करती है, आपस में ओवरलैप करती हैं एंड दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। याद है ओवरलैप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ते थे अपन, राइट। तो दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी कुछ ना कुछ थियरी होगी कि इनकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है। हमें ये तो पता है, एक समरी पता है हमें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लाइगेंड्स होते हैं और नॉर्मल एटम्स होते हैं, काउंटर आयन होते हैं। काउंटर आयन आर कनेक्टेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड एंड लाइगेंड्स आर कनेक्टेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। लाइगेंड्स वो होते हैं जिनके पास या लोन पेयर्स होंगे, है ना, या तो दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, तो इसमें अलग अलग थियरीज आई थी। हमने सेकेंडरी वैलेंसीज की बात की थी ना फर्स्ट क्लास में, कि मेटल की एक प्राइमरी वैलेंसी होती है विच इज सेटिस्फाइड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, और मेटल की एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है विच इज सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वार्नर, ये पहली थ्योरी है एक्चुअली, है ना। तो हेडिंग ये डाल करके फर्स्ट थ्योरी लिखेंगे, वार्नर्स थ्योरी, WERNER वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें भी वीबीटी पढ़ेंगे, है ना, बट एमओटी नहीं पढ़ेंगे, एमओटी इज बियॉन्ड द सिलेबस कंटेंट। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाँ वो मैं नेक्स्ट करवा दूंगा क्लास में, उसको भी होल्ड पे रख लो। वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये थ्योरी में हम क्या पढ़ना है कि वही सेकेंडरी वैलेंसी वाला कंसेप्ट, ठीक है, हमने लिखा नहीं है उस चीज को, वो थ्योरी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे लिखना, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, the main postulates of this theory are, the main postulates of this theory are, first point लिखेंगे, first point, metal possesses two types of valency, metal possesses two types of valency। फर्स्ट लिखना A, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और इसका एक और नाम है आयनाइजेबल वैलेंसी। नाम क्लियर है, ऐसा क्यों नाम दिए इसको, व्हाई इट इज नोन एज आयनाइजेबल वैलेंसी? नहीं, वाटर में जाने के बाद यही तो आयनाइज हो रहे हैं ना, जो काउंटर आयन है वही प्राइमरी वैलेंसी है, और पानी में जाने के बाद आयनाइज तो वही हो रहे हैं ना। अरे जैसे ये कंपाउंड था हमारा CONH3 का 6Cl3, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इसमें आपकी जो तीन जो है, ये बाहर Cl है, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी है विच इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोरीन, ठीक है। एंड जो अंदर 6 अमाइन है, अमोनिया है, दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट। तो प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसको पानी में डालोगे तो आपको एक आयन मिलने वाला है कोबाल्ट, ये वाला CONH3 का 6 3+, और दूसरा आयन मिलने वाला आपको Cl नेगेटिव, वो भी 3 Cl नेगेटिव। तो यही तो है ना आयनाइजेबल वैलेंसी, तो इसी को बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी विच इज 3। कितनी प्राइमरी वैलेंसी इसकी, 3, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी है 6। समझ में आ रही बात? सेकेंड नाम लिखना सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इसका एक और नाम फिर आप लिख सकते हो, अब क्या हो जाएगा एक और नाम,
अरे ये आयनाइजेबल है तो दूसरों क्या बोलोगे? हाँ? क्या को? अरे इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन आयनाइजेबल। वाह यार। सेकेंडरी वैलेंसी ऑब्लिक करके नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। ये वार्नर का कहना था कि मेटल के पास दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है हमारा, है ना, पोस्टुलेट का फर्स्ट पॉइंट। उसी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के लिए एक एक लाइन लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज, प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज, प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज which a metal exhibits, primary valencies are those which a metal exhibits in the formation of its simple salts. Primary valencies are those which a metal exhibit in the formation of its simple salts. जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, है ना, सिंपल सॉल्ट ही तो पढ़ रहे थे, इस पहली बार हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ा है, राइट। तो सिंपल सॉल्ट बनते वक्त जो वैलेंसी अपन पढ़ते थे वो दैट वाज प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, फुल स्टॉप। इन द फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल भी लिखते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ PtCl4, कॉमा COCl3, कॉमा CuSO4 and AgCl, PtCl4, COCl3, CuSO4 and AgCl, comma the primary valencies of, the primary valencies of, the primary valencies of Pt, comma CO, comma Cu and Ag कितनी कितनी हो जाएगी? इसमें इसकी वैलेंसी है 4, करेक्ट। अरे ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है ना। आपको यहाँ पे अगर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोले तो क्या बोलोगे? ये 4 को उधर ले जाओगे और पीटी के बगल में जो 1 है उसको सीएल के ऊपर ले जाओगे, तो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +4। आज की डेट में हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था तब वो प्राइमरी वैलेंसी था, पर जब हम 11th क्लास में आगे रेडॉक्स पढ़ रहे थे तब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नाम दे दिए। वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ये आपका 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी 2 नेगेटिव होता है तो ये 2 पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो कैंसिल होकर CuSO4 है। और यहाँ पे ये +1 -1, तो इनकी प्राइमरी वैलेंसीज क्या क्या है? R4, 3, 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। चारों की प्राइमरी वैलेंसी लिखे, ये एग्जांपल हो गया ना। नाउअडेज वी कॉल देम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी की एक लाइन लिखना। सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोज, secondary valencies are those, secondary valencies are those which a metal atom, which a metal atom or cation, metal atom or cation exercises towards, exercises towards, exercises towards ligands in the formation of complex molecule. वो सिंपल मॉलिक्यूल था, in the formation of complex molecule. Full stop. It is also known as coordination number. Coordination number and oxidation number are different thing, है ना। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि मेटल एटम कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आपके लाइगेंड के साथ। समझ गए क्या? एग्जांपल लिखना,
इन पीटी NH3 का 4, NH3 का 6, बाहर Cl4, कॉमा वही है जो अपन पिछला जो एक 4 एग्जांपल लिए ना, कौन कौन से एग्जांपल लिए थे? PtCl4, COCl3, AgCl और उसके पहले कॉपर वाला ना, सब में अमाइन लगा दो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। यहां जैसे अपन ने अमाइन घुसा दिया ना 6 ठो, कोबाल्ट वाले में भी 6 अमाइन घुसा दो, कॉपर वाले में 4 अमाइन घुसा दो, Ag वाले में 2 अमाइन घुसा दो। समझ रहे? बनाना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फॉलो कर रहे हैं? कोबाल्ट वाले में 6 हो गया, कॉपर में 4 हो गया, 4 अमाइन। इसको समझ में नहीं आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे पीटी और Cl4 के बीच में 6 अमाइन लगा दिया ना, और ये बन गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कोबाल्ट और क्या लिया था हमने, क्लोराइड, इसके बीच में भी 6 अमाइन लगा दो और ये बन गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है? हाँ, Ag वाले में 2, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है? और कॉपर वाले में 4, NH3 का 4, बाहर SO4, और लास्ट Ag NH3 का 2 Cl। ठीक है? in this and this, secondary valencies are secondary valency of PT, CO, Cu and Ag are, लिखेंगे कितनी कितनी हो जाएगी? जितने लाइगेंड्स लगे हैं, 6, 6, 4 and 2, 6, 6, 4 and 2। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को समझाया है। ठीक है? वार्नर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एवरी मेटल एटम, every metal atom, every metal atom has a tendency to, every metal atom has a tendency to, every metal atom has a tendency to satisfy both its valencies, both its valencies, both its valencies, both its valencies। एंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, the ligands satisfying the secondary valencies, the ligands satisfying the secondary valencies, the ligands satisfying the secondary valencies are always directed towards, are always directed towards fixed positions in space, are always directed towards fixed positions in space, thereby giving a definite geometry. The ligands satisfying secondary valencies are always directed towards fixed positions in space, thereby giving a definite geometry to the complex. Definite geometry to the complex. एग्जाम्पल नहीं लिखना, एग्जाम्पल, for secondary valency of 6, for secondary valency of 6, geometry is octahedral. For secondary valency of 6, the geometry is octahedral. octahedral का एक और नाम पता है क्या? स्क्वायर बाइपिरामिडल। नीचे एक स्क्वायर प्लेन है, ऊपर से एक पिरामिड गिर रहा है और नीचे से एक पिरामिड। तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं?
8 फेसेस हैं उसके, है ना। मतलब अगर आप ऐसा समझे कि ये आपका नीचे का स्क्वायर है और ऊपर एक पॉइंट है, तो ऊपर से एक फेस बन रहा है ऐसा, फिर साइड से ये और पीछे दो, पीछे एक, ऐसे 4 हो गए, और ऐसे ही नीचे से भी 4 बनेंगे, तो टोटल 8 फेसेस हैं। दैट इज वाई द नेम केम ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे 6, जिनकी सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे इनकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 दिख रही है आपको, तो इसमें 6 अमाइन अपने आप को ऐसे डायरेक्ट करेंगे कि दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल। जस्ट लाइक जैसे हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ते थे कि द बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर्स आपस में रिपेल करके एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि देयर इज मैक्सिमम distance between them and minimum repulsions, and at that time they acquire a particular geometry जो उनका शेप होता था, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वहां हम पढ़ते थे लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनार, टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के हिसाब से कि 2 बॉन्ड पेयर है तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनार, 4 बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 पेयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल। वैसे यहाँ पे 6 लाइगेंड्स है तो ऑक्टाहेड्रल, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या स्क्वायर प्लेनार हो सकता है, कि चारों उसी स्क्वायर प्लेनार में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो एक और लिखना कॉमन रख के, फॉर फोर आइदर स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल। फॉर 4, 6 तो अपन ने लिख लिया ऑक्टाहेड्रल, अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी तो ज्योमेट्री कैन बी फॉर 4 आइदर स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल, आइदर स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना वार्नर थ्योरी के ऊपर। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विथ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन है, on the basis of following observations made with aqueous solutions, on the basis of following observations made with aqueous solutions, comma, assign secondary valencies to metal, assign secondary valencies to metals, assign secondary valencies to metals in the following compounds, in the following compounds, in the following compounds। एक टेबल बनाना, उस टेबल में हम कंपाउंड्स के नाम लिख रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, सुनना पहले ध्यान से, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने कंपाउंड्स जितने भी लिए हैं ना, यहाँ जितने भी कंपाउंड्स आने वाले हैं, उनमें हमने ना AgNO3 डाला। AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट। इन सभी कंपाउंड्स में ना क्लोरीन भी है, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बना। ये क्लोराइड का टेस्ट भी होता है ना, कि आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और AgCl विल बी फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। ये होता है टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, कि आपके सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन है या नहीं। टू चेक दिस आप AgNO3 डाल दो। जैसे सल्फेट का मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, सल्फेट आयन का टेस्ट होता है, आप बेरियम क्लोराइड डाल दो, तो बेरियम क्लोराइड क्या करेगा, जाकर के बेरियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन भी होगा तो बेरियम विल गो एंड मिक्स विद सल्फेट और बना लेगा बेरियम सल्फेट ऑफ व्हाइट पीपीटी। ये पीपीटी से आप लोग डिटेक्ट करते हो ना कि कौन सा आयन होता है, कलर, पीपीटी का कलर देख करके। ब्लू कलर होता है तो हम कॉपर आयन चिल्लाने लगते हैं कि है ना कॉपर होगा। तो वैसे ही इसमें जो व्हाइट पीपीटी बनेगा BaSO4 का, दिस शोज दैट कि आपका सॉल्ट में सल्फेट आयन है ना। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हमने इन फॉर्मूले, इन सॉल्ट्स के साथ किया, और यहां लिखने वाले हैं कितना AgCl का प्रेसिपिटेट बना, कितने मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बने। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, और यहां लिख रहा हूं मोल्स ऑफ AgCl precipitated per mole of compound with excess of AgNO3। पहला है PdCl2.4NH3,
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बट इसको लिखा हमने इस तरीके से अभी, ठीक है। पर जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो अपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस चीजों को, ठीक है। जब इस कंपाउंड में, इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में AgNO3 डाला गया तो हमें 2 AgCl के मॉलिक्यूल मिले। व्हाट डज दिस मीन? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? इसमें मेटल कौन है? पैलेडियम। मेटल कौन है? पैलेडियम। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 4 अमाइन है, 2 क्लोरीन है और 4 अमाइन है। आपको बताना है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। देखो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पता चलता है? जितने लाइगेंड्स हैं। अब इसमें 6 है ना टोटल, 4 ये हैं, 2 ये हैं। इनमें से कुछ लाइगेंड्स होंगे और कुछ इनकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, वही Cl नेगेटिव निकलेगा। तो जितना AgCl बन रहा है उतना ही Cl नेगेटिव निकला होगा। AgNO3 को Cl कहां से मिलेगा? यहीं से तो मिलेगा। तो यानी कि ये दोनों का दोनों Cl कैसा होगा? आयनाइजेबल। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा कॉम्प्लेक्स का? PD ब्रैकेट के अंदर सारे अमाइंस 4 और ये दोनों क्लोरीन होंगे बाहर, तभी ये हो पाएगा, तभी ये 2 क्लोराइड आयन मिल पाएंगे और तभी 2 AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। एम आई क्लियर? तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई यहां पर? 4। 4 2 तो प्राइमरी है, 4 क्या है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। आपको यही हर के लिए बताना है। आप समझ गए क्वेश्चन? तो पैलिडियम का मैंने आपको बताया करके कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। कैसे पता चला? जितने आपको AgCl मिल रहे हैं, है ना, उतने क्लोराइड आयन आप बाहर कर दोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाहर, यानी कि काउंटर आयन। बाकी जितने बच जाएंगे क्लोरीन अगर एक्स्ट्रा होंगे तो वो सारे अंदर आएंगे एज अ लाइगेंड एंड दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेकेंडरी वैलेंसी। एम आई क्लियर? अब समझ में आ रहा है? अब देखो सारे वर्ड्स अपन यूज कर रहे हैं ना, हम डे 1 में सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ चुके हैं। तो अब मैं सेकेंडरी वैलेंसी अगर बोल रहा हूं, अगर मैं लाइगेंड बोल रहा हूं, है ना, तो अब ऐसा नहीं देखना कि सर क्या बोल रहे हैं। वी नो ऑल दिस थिंग्स, राइट? वी नो ऑल दिस टर्म्स, राइट? तो अब समझ में आ गया कैसे अपन ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि पैलिडियम का सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, क्योंकि ये दोनों क्लोराइड आयन यहीं से निकले होंगे, यानी ये दोनों क्लोरीन बाहर होंगे, तभी आयनाइज हो पाए। हमने ये भी पढ़ा है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये फर्क है कि काउंटर आयन आयनाइज हो जाते हैं, अंदर वाला और फर्दर आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी लिख रहा हूं मैं। चलो सेकेंड लिख रहा हूं, NiCl2 डॉट 6H2O, इसमें भी 2 AgCl निकला है। PtCl4 डॉट 2HCl, इसमें एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर COCl3 डॉट 4NH3, इसमें सिर्फ एक Cl प्रेसिपिटेट होके AgCl बना है। एंड लास्ट PtCl2 डॉट 2NH3, नो AgCl फॉर्म्ड। आप मुझे सभी केसेस में क्या बताएंगे? फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम। समझे क्या क्या बोल रहा हूं मैंने? जैसे मैंने अभी आपको यहां का बता दिया था फॉर्मूला, और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी बता दी थी मैंने 4। तो आपको मुझे हर के लिए बताना है कि सर पहले वाले के लिए फॉर्मूला बनेगा PD ब्रैकेट के अंदर NH3 आएगा पूरा 4 और बाहर Cl2 रहेगा, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 4। लाइकवाइज आपको बाकी चारों के लिए बताना है। ठीक है, चलो जल्दी ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चन वार्नर थ्योरी से आते हैं ना। सेकंड तो सिंपल है, सेकंड बना, बोलो फॉर्मूला। H2O का 6 और दोनों Cl2 बाहर ही होंगे, तभी 2 AgCl निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी इसकी 6। ठीक है, थर्ड 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 ट्रिकी है ना, थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है। 4 कैसे होगा सेकेंडरी वैलेंसी? 5 कैसे होगा? सेकेंड थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर्मूला ट्रिकी है। पर देखो अगर एक भी AgCl नहीं निकल रहा मतलब सारा का सारा Cl लाइगेंड है ना। ये तो सोचो, अगर एक भी Cl नेगेटिव यानी AgCl नहीं बन रहा है, यानी कि एक भी काउंटर आयन नहीं है,
ऑल आर बिहेविंग लाइक लाइगेंड्स, यानी कि 6 क्लोरीन है वहां पे, 5 कहां, 6 है, 4 और 2 ये 6 क्लोरीन है ना, तो ये 6 क्लोरीन क्या होंगे इसके सेकेंडरी वैलेंसी। अब बचा H, ये H कहां यूज होता है, एसिड, तो ये कैसे फॉर्मूला बनेगा एसिड वाला, अपन ने यही फॉर्मूला तो पढ़ा भी है, ये वाला एग्जांपल भी लिखा है हमने कैटायनिक एनायनिक और वो कॉम्प्लेक्स के नाम में, कि मेटल का नाम में इक लगाते हैं ना, प्लैटिनिक एसिड, ऐसा टाइप का, यही तो एग्जांपल था वाला, प्लैटिनिक एसिड नाम होता है इसका। देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, H2 बाहर आ जाएगा, H नहीं H2, वो है ना HB, तो H2 बाहर आ जाएगा और अंदर ये पहले से पहले लिखा सही है ना, H पॉजिटिव होता है ना, और बाद में क्या आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर पूरा PtCl का 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6, एक भी Cl AgCl नहीं बना है, इसका मतलब सारे के सारे Cl कैसे हैं, लाइगेंड्स हैं, इससे आपको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, टोटल 6 Cl दिखने चाहिए है ना, .2HCl लिखा है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला बताओ, कौन सा बताऊं, देख फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है, PdCl2.4NH3, इसके इससे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमारे पास दो चीज होती है, ठीक है, एक होता है ब्रैकेट के अंदर का और एक होता है बाहर वाला, बाहर वाला आयनाइजेबल होता है, मतलब ये और दोनों जब अपन को, जब इस सॉल्ट को पानी में डाला जाएगा तो ये कैटायन होके अलग हो जाएगा और ये एनायन होके अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको पानी में डाला गया तो हमें, और इसके साथ AgNO3 डाला गया, तो 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेट हुए, यानी कि 2 क्लोराइड आयन बने होंगे, तभी तो ये दोनों क्लोराइड आयन Ag पॉजिटिव से टकराए, कंपाउंड बना, 2 AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, यानी कि ये दोनों Cl कहां होने चाहिए, बाहर, तभी तो दोनों आयनाइज होंगे, तो इसलिए ये दोनों हो गए बाहर। अब जो चारों बच गए वो अंदर हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, PdNH3 का 4 और बाहर दोनों Cl है तो Cl2, ठीक है। अभी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, कितना Cl AgCl बन रहा है, सिर्फ एक, यानी कि एक क्लोरीन ही बाहर होगा, बाकी आपके पास जो 3 क्लोरीन बच रहे हैं ना, ये वाले 3 में से 2 बचेंगे ना, वो अंदर रहेंगे एज अ लाइगेंड, अंदर रहेंगे ऐसा, 2 लाइगेंड हो सकते हैं ना भाई, 4 अमाइन है और 2 अमोनिया है, तो कितने हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, CONH3 पहले लिखना क्योंकि अमाइन कम्स फर्स्ट, फिर Cl2 और बाहर एक Cl, समझ में आ गया, एक Cl क्यों लिया बाहर, क्योंकि एक ही AgCl प्रेसिपिटेट हुआ उसके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। कंप्लीट क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो एक्चुअली ना देखो, ये पूछना चाह रहा है कि इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कितने लाइगेंड है, कौन कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, तो यहाँ पे टोटल 3 क्लोरीन है और 4 अमाइन है, 4 और 3 में कितने को अंदर लोगे कितने को बाहर लोगे वो डिसाइड करेंगे अपन, कि AgCl एक ही बना, हाँ तो हो गया ना, ठीक है, और एक Cl बाहर, एक ही AgCl बन रहा है, इसका मतलब Cl बाहर एक ही है, Cl बाहर एक ही है, तो 2 और जो बच गए उसको अपन अंदर लेंगे ऐसा लाइगेंड, तो उसका फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है। इसका बताओ, इसमें एक भी AgCl नहीं बना, यानी कि एक भी Cl बाहर है ही नहीं, यानी कि जो 2 Cl है वो अंदर ही है ऐसा लाइगेंड, और 2 अमाइन भी लाइगेंड है, तो कितना हो गया इसका सेकेंडरी वैलेंसी 4, 4 लाइगेंड है ना अंदर, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 4, फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, Pt अमाइन पहले लिखना है ना, NH3 का twice Cl2, this is the formula of the complex salt and the valency is, secondary valency of platinum is 4, क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट समझ में आ गया ना, AgNO3 को हम Ag डाल करके AgCl प्रेसिपिटेट करवाए सबसे, और उसके AgCl की क्वांटिटी से हमको पता चला कि कितना बाहर है कितना अंदर है Cl, ठीक है। इसमें एक भी नहीं निकला तो सारे Cl अंदर ही रहे, इसमें एक ही निकला तो एक बाहर 2 Cl अंदर, इसमें एक भी नहीं निकला तो 6 के 6 Cl अंदर, इसमें 2 निकला तो दोनों को बाहर कर दिए, इसमें भी 2 निकला तो दोनों को बाहर कर दिए, तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने फॉर्मूला डिसाइड किया,
समझ में आ रहा है क्या? आपको लगेगा AgCl की क्वांटिटी कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए तो अपन क्लास 11 में पढ़ते थे ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। AgCl का तो प्रेसिपिटेट निकलता था, फिर उसको वॉश करते थे, ड्राई करते थे, वे करते थे, और फिर बताते थे कितना परसेंट Cl है उसके अंदर। नहीं करें अपन? दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वही तो है, ठीक है। चलिए, चलो इसका ड्रॉबैक लिखना है, इस थ्योरी का ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ वार्नर्स थ्योरी। अभी अपन पहली थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी दो थ्योरी और पढ़नी है ना, VBT एंड यहाँ पे MOT ना पढ़ के CFT पढ़ना है। तो लिखेंगे पहले इसका ड्रॉबैक, वार्नर थ्योरी का ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ वार्नर्स थ्योरी, WERNER। हाँ, लिखना इसमें, this theory could not answer this theory could not answer the following basic questions. This theory could not answer the following basic questions. The following basic questions. First लिखेंगे इसमें ABC करके लिखना points. First, why only certain elements? Why only certain elements? Why only certain elements form complex compounds? Form complex compounds. Why only certain elements form coordination compounds? इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, हम डिस्कस किया है इसका आंसर, कि हम जितने भी मेटल एटम ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं वो सारे डी ब्लॉक के। आपने ऑब्जर्व किया अभी तक? मैंने बताया भी बीच में आपको कि डी ब्लॉक वालों के पास वो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर वो लोन पेयर्स जो उनको मिल रहे हैं लाइगेंड से उसको अकोमोडेट कर सके। अभी अगर आप सोडियम के पास जाओगे तो सोडियम के पास खाली जगह ही नहीं है, तो वो कहां अकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो लाइगेंड्स दे रहे हैं? आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए। अगर लोग आ रहे हैं तो आपको उसको उनको ठहराने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो ऐसी जगह किसके पास होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास। तो वार्नर थ्योरी ने ये आंसर नहीं किया था कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बना रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप की बात कर लो, सेकंड ग्रुप की बात कर लो, वो भी तो मेटल्स हैं, इनफैक्ट वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सोडियम कर रहा है बट वो तो काउंटर आयन है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी। अभी 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 तक हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखा जिसमें हमने सोडियम या पोटेशियम या मैग्नीशियम को अंदर रखा हो ब्रैकेट के, राइट? तो उसका रीजन है, अगली थ्योरी में हम VBT में पढ़ेंगे कि वो डी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं ऑफ मेटल एटम्स और इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखना। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि ये क्वेश्चन का आंसर वार्नर थ्योरी नहीं दे पाया कि क्यों सर्टेन एलिमेंट्स ही, यानी कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अच्छा सेकेंडरी वैलेंसी कुछ की होती है क्या, सबकी क्यों नहीं होती? आपने तो बोला ना कि ऊपर कि मेटल्स हैव टू वैलेंसीज या मेटल पोजेस टू वैलेंसी, तो व्हाट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सोडियम, व्हाट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, है ना? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, why the coordination entity has a definite geometry. Why the coordination entity has a definite geometry. Why the coordination entity has a definite geometry. इन्होंने बस इतना बोल दिया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेन होगा, बट क्यों? तो वो अभी अपन VBT में थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उनका ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, why do these compound poses why do these compound poses why do these compounds possess magnetic and optical properties? Why do these compounds possess magnetic and optical properties? Magnetic and optical properties, इसका क्या मीनिंग हुआ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब याद करिए, हम इस टाइप का पढ़े हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिंपल कंपाउंड्स में भी। किस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं? एग्जैक्टली, पैरामैग्नेटिक एंड
तो कैसे अपन प्रेडिक्ट करते थे पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, किसी को याद है क्या? इसके इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा आपका मेटल उतना पैरामैग्नेटिक होगा. इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन इट इज डायमैग्नेटिक. ये अपन उसमें पढ़ते थे ना एमओटी में, वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते थे, ऐसा डब्बा याद है ऐसा, और फिर हम काउंट करते थे कितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो अभी इन्होंने तो बात ही नहीं करी ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं, कैसा ऑर्बिटल डायग्राम है, तो कहां से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आंसर दे पाएंगे. एंड व्हेन वी से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये आयंस, ये कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, तो कलर्ड कैसे आए, कलर कैसे आया इनका, है ना. तो ये दो चीजें या ये 3 पॉइंट्स बॉर्नर थ्योरी नहीं समझा पा रही. ठीक है, तो सेकंड थ्योरी आई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो अगला सेकंड हैंड डालना. इसको आपने कुछ नंबर दिया है क्या वार्नर को? जो भी नंबर दिया होगा, फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, रोमन 1 2 3 ले लो. तो रोमन 1 दिए हो, तो अगला सेकंड थ्योरी जो हमको पढ़ना है वो है बीबीटी. सेकंड थ्योरी इज बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी. इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं. द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, the main postulates of this theory are, the main postulates of this theory are, first point, in this theory, in this theory, in this theory, the basic assumption made is that, the basic assumption made is that, is that the metal ligand bond arises by the metal ligand bond arises by the basic assumption made is that the metal ligand bond arises by the donation of pair of electrons, arises by the donation of pairs of electrons, donation of pairs of electrons by ligands to the metal atom, to the metal atom, to the metal atom. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मतलब ये क्लियर है कि लाइगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल एटम को, तो उसके लिए मेटल एटम के पास जगह होनी चाहिए जहां वो उन इलेक्ट्रॉन्स को वो बैठा सके, है ना. तो सेकेंड पॉइंट उसके बारे में लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस इलेक्ट्रॉन्स, in order to accommodate, in order to accommodate these electrons, in order to accommodate these electrons, comma, the metal ion must possess, the metal ion must possess, the metal ion must possess required number of, required number of, मतलब अगर अमाइन 6 आ रहे हैं तो हर एक अमाइन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला है, तो उसके पास 6 डब्बे होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल. अपन बॉक्स से दिखाते हैं ना, इससे मैंने डब्बे बोला, वरना ऑर्बिटल का शेप आप लोगों को पता है, वो डंबल वगैरह. तो 6 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जहां वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को बैठा सके, राइट. तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल लिखना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, हुआ क्या, ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ इक्वल एनर्जी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. और ऐसा हम कैसे करते हैं, हाउ वी मेक द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल, हाँ, एस पी और डी तीनों की एनर्जीज अलग अलग हैं, तीनों का शेप अलग अलग है, करेक्ट. एस इज स्फेरिकल,
P is डम्बल एंड D is डबल डम्बल, क्लोवर शेप, क्लोवर लीफ, है ना। तो इन तीनों को ऐसा क्या करते थे अपन जिससे इनकी एनर्जी और इसका शेप सेम हो जाता था? हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैप नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे? तो जब भी मेटल एटम देख रहा है ना कि उसके पास 6 अमाइन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने 6 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। वो 6 ऑर्बिटल्स देखो एक ही के तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर सबशेल के पास 5, 3 या 1 ऑर्बिटल है। एस के पास 1 है, टी के पास 3 है, टी के पास 2 है, 5 है। तो जैसे उसको अगर 6 बैठाना है तो हो सकता है वो डी का 2 ले ले, मतलब 3D के 2 ले ले, तो 2 हो गए ये। फिर 3D के बाद 4S आएगा, तो 4S का 1 ले ले, और 4P के 3 ले ले, तो 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6। द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है? D2sp3। एक और होता है sp3d2, पर दोनों अलग अलग चीजें, मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। पर टोटल 6 हो गए ना। तो मेटल क्या करेगा, जैसे ही वो देखेगा कि 6 उसके पास लाइगेंड्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आने वाले हैं, वो इन 6 को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज कर देगा। और इससे क्या होगा, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम शेप। अब इनमें वो 6 पेयर को एकोमोडेट कर सकता है। यही पॉइंट अपन लिखना चाह रहे हैं कि द मेटल शुड पोसेस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ vacant orbital of equal energy, and that the metal does by hybridization. तो आप इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना। these orbitals are obtained by these orbitals are obtained by these orbitals are obtained by hybridization. These orbitals are obtained by hybridization. ठीक है। और उसके बाद उसको जितने देखो, जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व करोगे ना, उतने नए बनेंगे। जैसे आप एक S और 3P मिला करके sp3 बनाते हो ना, तो 4 नए बनेंगे, क्योंकि आपने 4 मिक्स किया है। जितने मिक्स करोगे उतने नए बनेंगे। sp2 लोगे तो 3 नए बनेंगे, sp लोगे तो 2 नए बनेंगे, sp3 लोगे तो 4 नए बनेंगे, sp3d2 लोगे तो 6 नए बनेंगे ऑर्बिटल। बट खास बात यह कि उनकी एनर्जी, उनका शेप सेम रहेगा। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, हाँ, sometimes the unpaired n-1d n-1d क्यों बोलते हैं? क्योंकि d तो पेनाल्टीमेट ही भर आता है ना। 4th पीरियड में 3 का d भर आता है, 5th पीरियड में 4 का d, 6th पीरियड में 5 का d, और 7th पीरियड में 6 का d। d तो एक पीछे चलता है ना, समझ रहे हैं क्या? सबसे पहला d तो 3 के पास ही है, पर ये भराता कहां है? 4th पीरियड में। आफ्टर 4s 3d आएगा, आफ्टर 4s। यही रीजन है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। पहले 4s भराता है, बाद में 3d। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे? समटाइम्स द अनपेयर्ड n-1d electrons n-1d electrons pair up as fully as possible। इस पॉइंट को अच्छे से समझना ना, इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। pair up as fully as possible prior to hybridization। prior मतलब हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही। हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही ये जो अनपेयर्ड होंगे ना, तो ये अपने आप को पेयर्ड कर लेंगे। मतलब ऐसे समझना, मान लीजिए ये 3 के डी में ना सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना, इधर क्रोमियम ऐसे ही रहता है ना, क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, याद है? 3d4 4s2 नहीं होता, क्या होता है वो? 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके आगे चला जाता है टू गिव अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड एंड फुल्ली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है आपको, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन जंप करके पीछे जाके पेयरिंग कर लें, कुछ ऐसा होगा, देखना, ये पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा, ये सिंगल, तो 2 डी खाली हो गए ना, तो ये हो गया D2। समझ गए क्या? अब
sp3 और लेकर के अब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अभी आपने यही पॉइंट लिखा है कि समटाइम्स लिखे ना सामने, यही इस थियरी का ड्रॉबैक है। ये समटाइम्स कौन डिसाइड करेगा कि ये कौन सा टाइम है कि वो पेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसके थ्योरी के भी बहुत ड्रॉबैक है और ये थ्योरी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी अभी आपको जब हम आगे बढ़ेंगे तो, कि आप लोग लगेगा सर कभी पेयर कर रहे हैं कभी पेयर नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे हमने पेयर कर दिया, पेयर करके 2 खाली छोड़ दिए ना हमने, अब इसको d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे और उन 6 में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा। कई बार ऐसा करेंगे कि हम ये पेयरिंग नहीं करेंगे, कई बार हम पेयरिंग नहीं करेंगे और sp3 और 4 का d का 2 ले लेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी sp3d2। ये है डिफरेंस दोनों में। d2sp3 में 3d का ही 2 ऑर्बिटल लिए, बाकी 4 का s और 4 का p लिए, पर sp3d2 में सारे 4 के ले लिए, s भी 4 का है, p भी 4 का है, d भी 4 का है। पेयरिंग नहीं किए, यहां पेयरिंग कर दिए। ठीक है, ये से क्लियर होगा थ्योरी। ठीक है, पर अभी ये जो लाइन लिखी उसका मतलब समझ गए ना कि समटाइम्स दे पेयर्ड अप प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये? मैं बताऊंगा ये पेयरिंग क्यों हो रही है, अभी चिंता मत करो, है ना। हाँ, क्या लिखे, समटाइम्स द अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप एज फुल्ली एज पॉसिबल प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, thus making n-1d orbitals, thus making n-1d orbitals vacant। ठीक है, 4th पॉइंट, विद द अप्रोच ऑफ लाइगेंड। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, अब मेटल रेडी है कि आ जाओ, सब रूम रेडी है, आके अकोमोडेट कर लो, है ना। तो विद द अप्रोच ऑफ द लाइगेंड्स, with the approach of the ligands, comma, metal ligand bonds are then formed, metal ligand bonds are then formed, metal ligand bonds are then formed by the overlap of these orbitals, by the overlap of these orbitals, by the overlap of these orbitals। देखो VBT है तो ओवरलैप तो करेगा, जैसे पहले कर रहा था 11th में। VBT ने तो ओवरलैपिंग का थ्योरी दिया था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ओवरलैप ऑफ these orbitals, ये these ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन होकर के रेडी रहे हैं, और ये किसका तो ओवरलैप करने वाले, लाइगेंड के ऑर्बिटल के साथ। लाइगेंड का ऑर्बिटल और इनका ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप। ठीक है, तो क्या लिखे, ओवरलैप of these orbitals with those of the ligands, 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 full stop। These bonds are of equal strength, these bonds are of equal strength, these bonds are of equal strength and directional in nature, and directional in nature। और जब ये डायरेक्ट हो जाएंगी स्पेस में तो बना लेंगी ज्योमेट्री। ठीक है, डायरेक्शनल इन नेचर। लास्ट पॉइंट, ये शेप के बारे में लिख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉमा स्क्वायर प्लेनार, ऑक्टाहेड्रल कॉमा स्क्वायर प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉमा स्क्वायर प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो ये ज्योमेट्री से हम बता सकते हैं कितने कितने लाइगेंड्स हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो 6 लाइगेंड है, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री है तो 4 लाइगेंड है, क्योंकि बीच में तो मेटल है ना, तो स्क्वायर के चारों साइड में एक एक लाइगेंड होंगे और टेट्राहेड्रल में भी 4 ही होंगे ऑन द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल। समझ गए ना। तो क्या लिखे हैं, octahedral, square planar and tetrahedral complexes are formed as a result of, are formed as a result of
D2sp3, D2sp3 ब्रैकेट में और sp3d2, ये दोनों हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा है, ठीक है, कॉमा स्क्वायर प्लेनार के लिए हो जाएगा DsP2 एंड टेट्राहेड्रल के लिए हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री क्या है, जो वार्नर नहीं कर पा रहे थे ना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन ये है तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन ये है, मतलब ये चार मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ट्राइगोनल के लिए sp3d होता है, तो उसके लिए भी एक लाइन लिखना, a few trigonal bipyramidal complexes are also known, a few, बहुत कम है ऐसे जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में रहते हैं, a few trigonal bipyramidal complexes, a few, उसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ना अपन। a few trigonal bipyramidal complexes are also known, which undergoes sp3d hybridization, sp3d hybridization, sp3d hybridization, sp3d hybridization, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखना, एग्जांपल 1, ये है पहला, फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 का 6 ओवरऑल 3 पॉजिटिव, इसका नाम हेक्सामाइन क्रोमेट। कौन बोला? क्रोमियम होगा ना, प्लस है क्रोमियम और ब्रैकेट में 3, क्योंकि अमाइन तो न्यूट्रल है ना, तो पूरा का पूरा 3 क्रोमियम का ही है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3 आयन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा वो समझना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, क्रोमियम का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज 3+, 3+ है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आर्गन तक तो सेम है, 3d5 4s1, भराता पहले 4s है, लिखते बाद में है, पर क्योंकि 3 पहले लिखते हैं ना, बाद में 4 लिखते हैं, पर भराया कौन है पहले, 4s 2 था, 3d4 होना चाहिए था, बट वही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया, तो 3d5 हो गया, राइट। इसको अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये रहा अपना 3d5 और ये रहा 4s1, करेक्ट। ये आपका 3d, ये हो गया 4s, 4p खाली पड़ा हुआ है, आया ना, और 4d भी खाली पड़ा हुआ है, वहां तक तो अपन पहुंचे ही नहीं है ना, ठीक है। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, 1 2 3 4 5, और 4s में 1, करेक्ट। ये तो Cr हुआ, हमको क्या चाहिए, Cr3+। इस कंपाउंड में Cr थोड़ी ना, Cr3+ के फॉर्म में, तो Cr3+ कैसे बनाओगे जल्दी बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। कहां से उड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से, यानी कि 4s, और फिर 2 इनमें से, हाँ या ना। तो Cr3+ कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तब तो 3+ हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे उतना प्लस आता जाएगा, ठीक है। 4s खाली हो गया और 4p भी खाली है, 4d का अपन को जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए अब अपन को पता है कि Cr3+ बन चुका है, राइट। अब उसने देखा 6 अमाइन आ रहे हैं मेरी तरफ, तो 6 के लिए उसको 6 डब्बे चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए ऑफ इक्वल एनर्जी, तो वो क्या करेगा, D2sp3, ये D के दोनों और ये S और ये P के तीनों मिलके क्या बना लेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, 6 बन जाएंगी,
ठीक है, और ये 6 उन 6 अमाइन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ये सब आपने लिखा है उसमें, है ना। ये सारे पॉइंट्स को हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे पोस्टुलेट नहीं आएगा कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, बट आपको एक नोट्स बनाया कि आप कभी आप भूल जाओ तो आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको ये एग्जांपल याद आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब CrNH3 का 6 पॉजिटिव कैसे बनने वाला है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहां बैठा देना। कैसे करोगे, ये 3 को अलग कर देना, है ना, और अब इन 5 6 को एक साथ कर देना, क्योंकि अब तो ये एक जैसे हो चुके हैं ना, डीजनरेट हो चुके हैं। ये क्या हो गए हैं, क्या होता है डीजनरेशन का मतलब, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर डीजनरेट। अरे तो पढ़े ना अपन हुन्स रूल, ये तो बोलता है ना कि पहले सिंगल सिंगल भरोगे और फिर पेयरिंग करोगे। क्यों ऐसा, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। अरे हाँ या ना, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो आप पी में भरने के लिए एक इधर भरोगे, पहले से पेयरिंग नहीं कर दोगे ऐसे, ये गलत है। देखिए हुन्स रूल क्या बोलता है, जिनके पास एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनमें पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी होती है और फिर पेयरिंग होती है, बिकॉज दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग होता है हैविंग सेम एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग है, पर इन तीनों की तो सेम है। इनकी इनकी अलग अलग है, बट इन पांचों की तो सेम है। तो दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और अब मिक्स होकर 6 डीजेनरेट हो चुके हैं। एम आई क्लियर। और यहां पे आप इलेक्ट्रॉन भर देना, किसके, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, अमाइन के, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, समझ रहे हैं क्या, ओवरलैपिंग होकर के दीज आर अवर कॉम्प्लेक्स, समझे क्या। अब इसमें आपको 2 चीजें बतानी है, पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, दूसरा ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तीसरा ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ये भले पेयर्ड है बट ये तो अनपेयर्ड है ना, देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स, दिस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग दिस कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। अगर ये भी सब पेयर्ड हो जाते तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता। आप कितना भी करो, अगर आप इसको रिपेल करके पीछे भी ले जाओगे तो भी एक अनपेयर्ड तो रहेगा ना, तीनों को मिला के आप एक पेयर तो नहीं बना सकते, एक ही पेयर बन सकता है, तब भी एक इलेक्ट्रॉन तो लोन रहेगा, तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा, पर अभी तो हाईली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमको पूछता है वीबीटी से। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक कॉम्प्लेक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी थ्योरी प्रेडिक्ट इट्स ज्योमेट्री, इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। समझ गए ना, 3 चीजें आपको बतानी, करना यही चीज है ऐसे ही सीक्वेंस में, ठीक है। चलो ये बना लिए क्या पूरा, तो अपन तीनों चीजें लिख लेते हैं नीचे, लिख लेना नीचे। The above complex involves D2sp3 hybridization. The above complex involves D2sp3 hybridization and is thus octahedral. ये अपन ऊपर पॉइंट में लिख चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किनकी होती है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 होता है, ठीक है। D2sp3 hybridization and is thus octahedral geometry and is thus octahedral and is thus octahedral, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उसका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है, तो उसके लिए भी रीजन के साथ लिखेंगे ना। लिखो एक लाइन, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स, द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in the complex, the presence of unpaired electrons in the complex explains its paramagnetic character. The presence of unpaired electrons in the complex explains its paramagnetic behavior भी लिख सकते हैं, या makes it paramagnetic, जो भी लिखना चाहो, explains its paramagnetic nature। ये 3 चीजें हमें डिफाइन करनी है सबके लिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं, देखिए ना, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस इट्स या एक्सप्लेन्स इट्स या मेक्स इट पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लिखना, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कंपाउंड बोलूं, चलो लिखना ब्रैकेट के अंदर
FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN साइनाइड, एम्बिडेंट लाइगेंड, CN का 6 ब्रैकेट में डाल रहे हो ना CN को, FeCN, वाह स्मॉल लेटर CN, वाह कौन सा एलिमेंट होता है स्मॉल लेटर CN वाला, FeCN 6 overall 3 negative. What is the oxidation state of iron in this compound? जल्दी बताओ. +3 पक्का? ये -6 हो गया, ये x हो गया, इज इक्वल टू -3. +3 होगा पक्का? तो ये आयरन का सबसे पहला काम तो यही करना, हमने पीछे भी यही किया था ना सबसे पहले. अब लकीली पिछले केस में हमारे पूरे न्यूट्रल थे, तो जो उसका चार्ज था वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था. बट इस बार ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि F3 नेगेटिव Fe3 नेगेटिव बनाएंगे अपन और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा दोगे आयरन को. जैसे अभी अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाए थे ना क्रोमियम को, यहाँ गेन मत करा देना कि 3 नेगेटिव है, ये 3 पॉजिटिव ही है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट गलत मत निकालना है ना. तो x -6 -3, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +3. ठीक है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? जिनका डीएफ ब्लॉक हो गया होगा उनको पता होगा ना आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर. ये 30 का तो याद रखना है आपसे. अब तक 20 तक याद था, अब 30 तक याद करना है. एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26. इनका तीनों का याद रखो. देखो 26, 27, 28. फेंको नहीं, है ना. शॉर्ट फॉर्म में फेंको नहीं बोलते ना, मत फेंक यार ऐसा. तो 26, 27 एंड 28. इसके बाद आता है आपका 29 वाला कॉपर. ये तो याद होना चाहिए, कॉपर भी एक्सेप्शन था हमारा. और 24 भी याद होना चाहिए, क्रोमियम, वो भी एक्सेप्शन था. तो 24, 29 को हमको 11th में याद होना चाहिए था. अब ये हो गया 26, 27, 28. जिंक याद रखना 30. जिंक इज द लास्ट जो हमको याद रखना है. जेड वैसे भी लास्ट होता है ना ABCD वाले में, याद रहेगा. तो ऐसी कुछ ट्रिक्स बना करके ये 21 to 30 भी याद करो. देखिए इनके एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे. समझ गए क्या? चलो पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से. Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पीछे देखते चलो आपने क्रोमियम वाला क्वेश्चन कैसा किया है. 3d6 4s1. ठीक है, 3d6 4s1 ऑर्बिटल डायग्राम बना करके करोगे तो इजी समझ में आएगा. लाइक दिस, ये 3d6 हो गया और ये हो गया 4s1. बाकी 4s2. अच्छा हाँ ठीक है, 20 और 6 26. ठीक है, ठीक है. 3d6 4s2 करेक्ट. अब करना है आपको Fe3+ का. ये तो Fe का हो गया. Fe3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो. कहां से उड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन? 2 S से उड़ेंगे और एक P से, सॉरी D से. 2 S से और एक D से. तो क्या बच जाएगा? पांचों अनपेयर्ड. हो गया. डन Fe3+. अब देखो यहाँ पे अब कंफ्यूजन चालू होगा. अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पांचों फील्ड है, तो हमको डी तो खाली मिलने नहीं वाला. जैसे यहाँ डी हमको खाली मिल गया था, 2 मिला था ना, 2 खाली. CR वाले में हमने 3 उड़ाए थे, तो ये 3 उड़ गए थे, तो ये 2 हमको डी खाली मिल गया था. बट अब यहाँ तो डी खाली नहीं है, 3 उड़ा दिए ना आपने. उसके बाद भी तो पांचों के पांचों भरे हुए आधे आधे आधे, राइट. तो अब आपको पहली नजर में देख के ऐसा लगेगा सर ये sp3d2 होना चाहिए, है ना. इसका एक S ले लो, ये 3 P ले लो और ये 2 D ले लो. ऐसा कर सकते थे ना अपन. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अभी भी बनेगी. बट अब इन्होंने क्या बोल दिया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके पीछे जाके पेयरिंग कर लेंगे. उससे क्या होगा, 2 D ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा D2sp3. देखो ज्योमेट्री में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री सेम है ऑक्टाहेड्रल. तो ज्योमेट्री आपकी गलत नहीं होगी. अगर किसी ने sp3d2 लेके बना दिया इसको गलती से, तो उसका ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? और किसी ने D2sp3 लेके बनाया तो उसका भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगा. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री करेक्ट आएगी. ये तो आप देखो फॉर्मूला देख के समझ जाना कि ऑक्टाहेड्रल है. कैसे? क्योंकि 6 लाइगेंड है. 6 लाइगेंड तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएंगे ना. 4 होते तो हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर पेनार सोचते, पर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएंगे. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे जंप होकर चले गए. तो Fe3+ कैसा हो गया?
prior to hybridization sometimes pairing occurs और ये दो खाली हो गए। अब ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, D2sp3। ठीक है, अब इसका रीजन वो समझा नहीं पाए, तो उन्होंने कैसे रिलेट किया आप समझना, है ना। देखिए अब बोल तो दिए हैं, है ना, तो अब कुछ तो कवर अप करना पड़ेगा ना कि कैसे इसको सही प्रूफ करें। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें और प्रीवियस वाले में, प्रीवियस वाला ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है और ये कम पैरामैग्नेटिक होता है। हाँ, इसमें क्योंकि अभी एक अनपेयर्ड बचा, अगर आप इसको लगा के चलते तो इसके पास तो 5 अनपेयर्ड थे, तो ये तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, जबकि ये कम पैरामैग्नेटिक होता है बाय एक्सपेरिमेंट। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि इसलिए ये पेयरिंग कर लिए ताकि पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाए प्रीवियस वाले से। अब दोनों कंपेयर करो ना, पेपर ने 2 एग्जांपल पढ़े, अभी तीसरा पढ़ेंगे तो और कंफ्यूजन होगा, पर अभी 2 तो पढ़ो कि पहला वाला पैरामैग्नेटिक था, तो ये वाला तो मोर हाईली पैरामैग्नेटिक बोलना चाहिए। जब आपने उसके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने उसको पैरामैग्नेटिक बोल दिया, तो यहाँ तो 5 है, तो इसको तो आप हाईली पैरामैग्नेटिक बोलोगे। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शोज दैट कि दिस कंपाउंड इज लेस पैरामैग्नेटिक देन प्रीवियस वन। तो उस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लिए ताकि पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाए। अब ये उससे कम हो गया पैरामैग्नेटिज्म, समझ गए क्या। पर इस थ्योरी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया अगले थ्योरी में। इसमें क्या बोला गया कि जब ये साइनाइड आता है ना, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये एक लाइगेंड है, ये नेगेटिव है, तो बिकॉज ऑफ इट्स फील्ड, इसका खुद का फील्ड होगा ना, चार्ज है ना, तो नेगेटिव फील्ड होगा, तो वो नेगेटिव फील्ड के कारण ना ये दोनों जम करके पीछे चले जाते हैं, रिपेल होके। ये है असली रीजन कि एक पीछे भी आपके लाइगेंड था, बट वो एक न्यूट्रल लाइगेंड है, अमाइन, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके ऊपर। बट यहाँ पे Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड देन अमाइन, तो उन्होंने लाइगेंड को कंसिडर ही नहीं किया कि लाइगेंड भी कुछ रोल प्ले कर सकता है उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए या उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के लिए। उन्होंने बस मेटल एटम को ही सेंट्रिक माना कि मेटल एटम ही डिसाइड कर रहा है। उन्होंने लाइगेंड्स के बारे में कोई बात नहीं करी पूरी थ्योरी में। आपने देखा ना, पूरे थ्योरी में हमने कहीं भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, वीक लाइगेंड नहीं बोला है, जबकि लाइगेंड स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्गर लाइगेंड अप्रोच कर रहा था ना मेटल एटम को, तो उसके वो 2 इलेक्ट्रॉन जम करके पीछे चले गए। तीसरा भी चला जाता, बट उसके पास जगह ही नहीं है पेयरिंग करने की, तो कहां जाएगा बेचारा। तो ऐसा करके क्या हुआ, पेयरिंग हो गई और अब ये वाला खाली हो गया। तो ये करेक्ट रीजन हम अगले थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इसका ये ड्रॉबैक आएगा, बीबीटी का ये क्या होगा, ड्रॉबैक, कि कुछ में पेयरिंग हो रही है, कुछ में पेयरिंग नहीं हो रही है, थोड़ा कंफ्यूजन है थ्योरी में। ठीक है, तो इसको अपन कंप्लीट कर लो और नेक्स्ट क्लास में आना फिर इसके बाद, है ना। इसको आप लोग बना लेना, वही क्या, D2sp3 पेयरिंग करना और अगले लाइन में D2sp3 बनाना। अब इन ये तीनों क्या क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही है, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट पैरामैग्नेटिज्म, हाँ पैरामैग्नेटिक है, बट स्लाइटली पैरामैग्नेटिक लिखना। क्या लिखोगे, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, समझ गए क्या, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो थैंक यू। कुछ एग्जांपल हो सकती है।